ये उन दिनों की कहानी है जब हिंदुस्तान उबल रहा था, जब दो विचार, दो आत्माएं कलम के जरिए एक दूसरे से संवाद कर रही थीं। एक ओर थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरी ओर बापू महात्मा गांधी। नमस्कार, मैं समय हूं, चलता रहता हूं बिना रुके, बिना थके। सभ्यताएं बदलते देखी हैं मैंने, साम्राज्य बनते और बिखरते देखे हैं, पर कुछ शब्द, कुछ खत कागज पर लिखे होकर भी सदियों तक जिंदा रहते हैं। अप्रैल 1919। कुछ ही दिनों बाद इतिहास अपने सीने पर एक ऐसा जख्म लेने वाला था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। 12 अप्रैल 1919, शांति निकेतन। रात बिल्कुल शांत थी। एक कवि अकेला बैठा था। तेल का दीपक हल्का सा टिमटिमा रहा था। स्याही कागज को छू चुकी थी। वह एक पत्र लिख रहा था। यह पत्र एक ऐसे व्यक्ति के नाम था जिसे वह महात्मा कहता था। लेकिन उस रात लिखे गए ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहे, क्योंकि अगले ही दिन इतिहास ने एक अंधेरा मोड़ ले लिया था। और वो पत्र एक परामर्श जैसा महसूस होने लगा था। भारत 1919। एक युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन एक नया बोझ शुरू हो गया था। हजारों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, उम्मीद के साथ। उम्मीद कि अब आजादी मिलेगी, लेकिन मिला नियंत्रण। रावलाट एक्ट लागू किया गया था, एक ऐसा कानून जो बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की इजाजत देता था, आवाजों को उठने से पहले ही दबा देता था। देश भर में गुस्सा बढ़ रहा था, और इसी समय दो सोचें भारत के भविष्य को आकार दे रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर, एक कवि, एक दार्शनिक, एक अंतरात्मा की आवाज, और महात्मा गांधी, एक ऐसा नेता जो अहिंसा में विश्वास रखते थे। वे हमेशा एकमत नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को समझते थे। गांधी उन्हें गुरुदेव कहते थे और टैगोर उन्हें महात्मा। और उसी रात टैगोर ने उन्हें एक पत्र लिखा था। उस शाम शांति निकेतन में टैगोर जीत के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो सोच रहे थे चरित्र के बारे में। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की ताकत उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी गरिमा में होती है, यहां तक कि पीड़ा में भी। अपने पत्र में उन्होंने गांधी से गुस्से की नहीं, नैतिक साहस की बात की थी। एक ऐसी आजादी जो नफरत से ऊपर उठे, क्योंकि टैगोर के लिए यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये आध्यात्मिक था। और फिर वो कविता की ओर मुड़ गए थे। पत्र के अंत में उन्होंने कुछ पंक्तियां जोड़ी थीं, शांत, सरल, लेकिन गहराई से भरी हुई। फेथ इन लाइफ इवन इन डेथ, विक्ट्री इवन इन डिफीट, डिग्निटी इवन इन सफरिंग। ये कोई नारा नहीं था, ये एक विश्वास था। उन्होंने पत्र को सील किया था और भेज दिया था, बिना ये जाने कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी, अमृतसर। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, कुछ विरोध के लिए, कुछ त्योहार मनाने के लिए। फिर
सैनिक पहुंचे थे, नेतृत्व में रेजिनाल्ड डायर। कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, कोई बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ एक आदेश दिया गया था, फायर। गोलियों की आवाज बंद बाग में गूंज उठी थी। लोग भागे थे, लेकिन जाने की कोई जगह नहीं थी। दीवारें चारों ओर थीं, निकास बहुत कम थे और गोलियां बहुत ज्यादा थीं। 10 मिनट, बस इतना ही काफी था एक भीड़ को कब्रिस्तान में बदलने के लिए। जब जलियांवाला बाग की खबर टैगोर तक पहुंची, वह भीतर तक हिल चुके थे। लाखों भारतीयों की तरह वह भी इस क्रूरता से स्तब्ध थे, लेकिन टैगोर की प्रतिक्रिया क्रोध नहीं थी, वह एक नैतिक प्रतिरोध था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक सम्मान दिया था। 1915 में उन्हें नाइटहुड दिया गया था और तभी से उन्हें सर रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता था। लेकिन जलियांवाला बाग के बाद टैगोर को लगा कि वह उस सरकार का सम्मान स्वीकार नहीं कर सकते जिसने ऐसी क्रूरता होने दी थी। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया। 31 मई 1919 को टैगोर ने एक और पत्र लिखा। इस बार यह पत्र भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम था। उस पत्र में टैगोर ने लिखा कि सम्मान और अपमान अब साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों पर हुई इस क्रूरता ने राष्ट्र की आत्मा को घायल कर दिया था और इसलिए वह ब्रिटिश क्राउन से मिला यह सम्मान अपने पास नहीं रख सकते थे। एक शांत लेकिन शक्तिशाली विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। उस दिन के बाद वह अब सर नहीं रहे, वह सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर थे, एक कवि जिसने सम्मान से ऊपर अपने विवेक को चुना। इतिहास ने युद्धों को याद रखा है, लेकिन कभी कभी उसकी सच्चाई कहीं और जीवित रही है। स्याही में, कागज में, एक ऐसे पत्र में जो उस दिन लिखा गया था जब दुनिया बदल गई थी। और आज मैं समय उन्हें फिर से सुनाने आया हूं, क्योंकि बदलता सब है, पर मैं समय शाश्वत हूं। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इतिहास के पन्नों में अब भी कई आवाजें दबी हैं, कई स्याही सूख चुकी है, पर उनके शब्द अब भी जिंदा हैं। और मेरे पास कुछ खोए हुए खत सुरक्षित हैं, धूल भरी अलमारियों में, बंद संदूकों में और यादों के उन कोनों में जहां इंसान लौटना भूल चुका है। क्योंकि इतिहास कभी पूरी तरह खामोश नहीं होता। ये थे द लॉस्ट लेटर्स।